आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी प्रधानमंत्री की जिन्हें कोई आयरन लेडी बुलाता है तो कोई लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, एक ऐसी शख्सियत जो शक्ति और विरोधाभास का दूसरा नाम थी। साल था 1966। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे ना, जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, वो उन्हें गूंगी गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। उन्हें लगा, अरे ये तो नेहरू की बेटी हैं, कमजोर सी, हम जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगी। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इतिहास गवाह है, इंदिरा गांधी कुछ भी थीं, पर कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जिस नेता को गूंगी गुड़िया समझा जा रहा था, वो आखिर सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंची कैसे? चलिए उनके इस अप्रत्याशित उदय की कहानी से ही शुरू करते हैं। देखिए, सत्ता में आते ही उन्होंने एक के बाद एक ऐसे दाव चले कि सब देखते रह गए। सबसे पहले तो पार्टी के पुराने धुरंधरों को साइडलाइन किया, फिर कांग्रेस पार्टी को ही तोड़कर अपनी एक नई वफादार कांग्रेस बना ली, और 1971 में पाकिस्तान पर वो ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसने सबको साफ साफ बता दिया कि असली बॉस कौन है। अच्छा, तो अब बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में थी। लेकिन अब जरूरत थी इस पकड़ को और मजबूत, एकदम फौलादी बनाने की। और इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत बड़े और साहसिक फैसले लिए। उनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं 3 स्टेप्स में थी और बहुत ही क्लेवर। पहला, पार्टी के पुराने नेताओं को रास्ते से हटाओ। दूसरा, पार्टी को तोड़ो और अपने वफादारों की एक नई टीम खड़ी करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, गरीबी हटाओ जैसे नारों से सीधे आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाओ। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, सच में। 14। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों की संख्या है जिन्हें इंदिरा गांधी ने 1969 में एक झटके में सरकारी कर दिया। मैसेज एकदम क्लियर था कि अब बैंक सिर्फ अमीरों की तिजोरी भरने के लिए नहीं, बल्कि देश के आम आदमी के काम आएंगे। और यही उनकी पूरी राजनीति का मूल मंत्र था। इसका एक और बड़ा सबूत था प्रिवी पर्स को खत्म करना। मतलब जो राजघरानों को सरकारी पेंशन और खास सहूलियतें मिलती थीं, उन पर रोक लगा दी। उनका संदेश जोरदार और साफ था, पावर अब कुछ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए होगी। और फिर आया साल 1971, वो साल जिसने इंदिरा गांधी की छवि को दुर्गा के अवतार जैसा बना दिया। पाकिस्तान पर भारत की वो जबरदस्त जीत जिसने न सिर्फ एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया, बल्कि इंदिरा गांधी को दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की लाइन में खड़ा कर दिया। देश में तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन सत्ता के इस शिखर पर अंधेरे बादल भी मंडरा रहे थे। बहुत जल्द उनके नेतृत्व ने एक ऐसा मोड़ लिया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला, सबसे विवादास्पद अध्याय बन गया। हुआ यूं कि 1974 आते आते देश मुश्किलों से घिर गया था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हो रही थीं। उनकी सरकार बुरी तरह हिल गई थी और जनता का समर्थन तेजी से घट रहा था। और फिर उनकी सत्ता पर सबसे बड़ा हमला हुआ, और वो भी अदालत की तरफ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 का उनका चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब था कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती थी। इसी एक फैसले ने उनके अगले और सबसे विवादित कदम की जमीन तैयार कर दी। 25 जून 1975, उस रात उन्होंने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि आम नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और जो भी विरोधी नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस दौर को आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधेरा दौर कहा जाता है। लेकिन जनता ने इमरजेंसी का हिसाब चुकाया अपने वोटों से। 1977 में जब चुनाव हुए तो लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सोचिए, जो नेता कुछ साल पहले देश की दुर्गा थी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी हार थी। पर इंदिरा गांधी को राजनीति से ज्यादा देर तक दूर रखना नामुमकिन था। तो चलिए अब चलते हैं उनकी कहानी के आखिरी और सबसे दुखद अध्याय की ओर, उनकी जबरदस्त वापसी और उसके बाद हुई वो बड़ी त्रासदी। 1980 में वो शानदार तरीके से सत्ता में वापस आती हैं, लेकिन इस बार उनका सामना पंजाब में उठ रहे अलगाववादी आंदोलन से था। और इसी संकट को खत्म करने के लिए उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी। तो फिर इंदिरा गांधी को आखिरकार कैसे याद किया जाए? एक महान नेता के तौर पर या एक तानाशाह के तौर पर?
सच तो ये है कि उनकी विरासत को समझने के लिए हमें उनके इस विरोधाभास को ही देखना होगा। उनकी विरासत ना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ है उनकी बड़ी जीतें, 1971 की वो गौरवशाली विजय, एक मजबूत केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ है वो गहरे दाग, लोकतंत्र पर लगाया गया इमरजेंसी का ग्रहण और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा फैसला जिसने देश को हिलाकर रख दिया। ये एक लाइन शायद उनके पूरे शासनकाल के इस तनाव को सबसे अच्छे से बताती है। उनके राज में एक ऐसा भारत था जो एक ही समय पर बहुत शक्तिशाली भी था और बहुत डरा हुआ भी। और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। इंदिरा गांधी ने जो भारत छोड़ा, वो एक मजबूत भारत था या एक डरा हुआ भारत? शायद इसका कोई एक आसान जवाब है ही नहीं, और यही उनकी जटिल विरासत है।